हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे नए प्लेटफॉर्म जेआरएफ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जैसे पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल इजी वे में ट्रिक के माध्यम से या कीवर्ड के माध्यम से हम उन टॉपिक को समझने की या समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनसे एग्ज़ाम के अंदर बार बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर हम एग्ज़ामों की बात करें, एनटीए यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी, या अभी जो बिहार का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, इसके अलावा यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी एग्ज़ामों में उन सभी वीडियो से कई तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अभी हाल ही में एक हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा पीजीटी का, उसके अंदर में भी लगभग 30 से 40 प्रश्न उन सभी वीडियो से देखने को मिले थे। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें। इसके अलावा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी जो भी कंटेंट डाला जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ज़्यादातर वही चीज़ें यहाँ पे अपलोड की जाती है जो एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जाकर ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। तो हालांकि कई दिनों के बाद आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एक टेस्ट सीरीज़ को शुरू कर रखा है टेलीग्राम पर, तो उसमें थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। बाकी अब कोशिश करेंगे कि हफ्ते में आपको 1 या 2 वीडियो ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरुआत कर रहे हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद आज का वीडियो डल रहा है। तो बंगाल में जो क्रांति हुई थी, यानी कि बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के ऊपर आज का वीडियो बनने वाला है, जिसके अंदर हम अनुशीलन समिति के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हम कलकत्ता अनुशीलन समिति, ढाका अनुशीलन समिति, इसके बाद हम युगांतर समिति की बात करेंगे। तो क्योंकि युगांतर समिति के द्वारा ही जो मुजफ्फरपुर का जो बम कांड हुआ था, वो घटना को अंजाम इसी युगांतर समिति के द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम अलीपुर बम कांड के बारे में बात करेंगे। अलीपुर बम कांड नहीं, अलीपुर षड्यंत्र के ऊपर बात करेंगे। अलीपुर का षड्यंत्र क्या था, किस तरीके से अलीपुर के अंदर गिरफ्तारियां की गई है, और किस तरीके से चित्तरंजन दास के द्वारा लोगों को बचाया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को आज के वीडियो के अंदर हम बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल कहानी के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलते हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहां इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करें। वीडियो के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या कुछ हमारे बोलने से कुछ गलत चीज़ें या कुछ गलत फैक्ट निकल गया हो मुँह से, तो उसका भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। तो चलते हम स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को हम पढ़ने वाले हैं, और ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें जो भी कुछ बचा हुआ रहेगा क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड, उसको हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। हालांकि मोस्टली जो चीज़ें हैं जिनसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे आपके पार्ट 1 के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं। बंगाल के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत होती है, किस तरीके से शुरुआत होती है, किस तरीके से यहाँ पे अनुशीलन समिति की स्थापना होती है, तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत हमने इससे पहले हमने महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसको हमने पढ़ा था। और अगर हम इसकी शुरुआत की अगर बात करें, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है, स्थापना होने के बाद जब भारत के अंदर आती है, तो शुरुआत के वर्षों में तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भारत के लोगों के लिए, भारत के व्यापार के लिए, सभी चीज़ों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जब इनका बंगाल के ऊपर अधिकार हो जाता है 1757 की प्लासी के वॉर के बाद, फिर उसके बाद फाइनली 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद उनकी जो शोषण परक नीति है, जिससे भारत की लोगों की दरिद्रता, भारत के अंदर अकाल, भारत के लोगों को परेशान करना, कई तरह की परेशानियों का सामना जो है उस तरीके से उनकी शुरुआत होती है। फिर उसके बाद देखते देखते फिर 1857 की क्रांति आ जाती है। फिर 1857 की क्रांति के बाद पूरा जो रूल रेगुलेशन का तरीका होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। मगर जो शोषण का जो पहिया था, शोषण की जो लीला शुरू हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो शोषण का तरीका, वो शोषण की स्पीड कम नहीं हुई थी। यानी कि सत्ता बदल गई थी, सरकारें बदल गई थी, मगर शोषण का जो स्तर था, शोषण की जो स्पीड थी, वो निरंतर बढ़ती हुई थी। तो उन्हीं सभी चीज़ों के बाद उसके बाद
बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होती है और क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसके लिए हमने महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी, जिसमें व्यायाम मंडल, मित्र मेला, वीडी सावरकर के द्वारा क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, वो सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देखें। तो उसके बाद हम आज बात कर रहे हैं बंगाल के अंदर की। तो बंगाल के अंदर इन सब चीज़ों की शुरुआत क्यों होती है, किस तरीके से इनकी शुरुआत होती है, ये हम समझ लेते हैं। तो बंगाल के अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुशीलन समिति की। तो बंगाल के अंदर जो स्थापित होने वाली पहली क्रांतिकारी संस्था थी वो अनुशीलन समिति थी और इसको पहली क्रांतिकारी संस्था माना जाता है बंगाल की। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को 24 मार्च 1902 को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये डेट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि जो कलकत्ता की जो अनुशीलन समिति है वो कब स्थापित हुई थी, और ढाका की जो अनुशीलन समिति है यानी कि वो 1905 में होती है, तो वो कब स्थापित हुई थी। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले कलकत्ता की अनुशीलन समिति होती है, फिर इसी की एक शाखा के रूप में, यानी कि ये जो कलकत्ता के अंदर समिति स्थापित हो रही है, इसी की एक दूसरी ब्रांच ढाका के अंदर उसकी स्थापना की जाती है। और जो लोग इसकी स्थापना करते हैं वही ढाका के अंदर जाके स्थापना करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 24 मार्च 1902 को कलकत्ता अनुशीलन समिति की स्थापना होती है और इसके संस्थापक कौन है, प्रमथ मित्रा और पुलिन दास। ये दोनों ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि सतीश चंद्र बसु को भी इसके संस्थापक सदस्य के रूप में माना जाता है। तो इन दोनों को फोटो लगा रखा है हमने। प्रमथ मित्रा, इनको प्रथम मित्रा भी कहा जाता है और प्रमथ मित्रा भी, मतलब अलग अलग बुक के अंदर दोनों नाम देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रमथ मित्रा भी आ जाएगा और प्रथम मित्रा भी आ जाएगा। तो प्रथम या प्रमथ दोनों में एक ही माना जाएगा। तो प्रमथ मित्रा और पुलिन दास, इन दोनों का मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। और सतीश चंद्र बसु, इन तीनों ने मिलकर कलकत्ता के अंदर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। और इन्होंने जब अनुशीलन समिति की स्थापना की थी दोस्तों, तो इन्होंने उसी तरीके से स्थापना की थी जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन में पढ़ा था कि एक व्यायाम मंडल की स्थापना होती है, फिर उसके बाद मित्र मेला की स्थापना होती है। जिस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होती है, तो उसी तरीके से अनुशीलन समिति को तो इन्होंने स्थापित कर दिया। तो इन्होंने भी जो स्थापना की थी, एकमात्र व्यायाम यानी कि प्रैक्टिस करना और एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। वहाँ पे नौजवान युवकों को इकट्ठा करके और उनको एक्सरसाइज करवाया जाता था। हालांकि क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत अभी नहीं हुई थी। मगर इसके बाद होता क्या है दोस्तों, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दोनों मिलकर, अब ये दोनों कब जुड़ते हैं, 1907 में इस समिति से इनका जुड़ते हैं। और ये दोनों इस समिति से जुड़कर ये जो व्यायाम समिति थी, जो व्यायाम मंडल यानी कि जो एक्सरसाइज और जिसमें शाखा वगैरह लगाई जाना, इस टाइप की चीज़ें जो करवाई जाती थी, उन सब चीज़ों को उन्होंने उसको और ज़्यादा मोटिवेट करके उसको एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कर दिया, यानी कि उसका एक रिफॉर्म कर दिया। यानी कि जो इन्होंने संस्था बनाई थी व्यायाम मंडल, उस व्यायाम मंडल को रिफॉर्म करके इन्होंने क्रांतिकारी संगठन बना दिया। यानी कि जो संगठन, जो व्यायाम मंडल यानी कि व्यायाम मंडल के रूप में जो कार्यकर्ता थे, जो लोग प्रैक्टिस करते थे, उनको देश की तरफ, देश की क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ जोड़ा उन्होंने। किस किसने जोड़ा, बरिंद्र कुमार घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। और कब किया इसका रिफॉर्म, 1907 में किया। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है, अब जब ये पूरी समिति बनी और समिति का रिफॉर्म कर दिया, पूरा क्रांतिकारी संगठन के रूप में बना दिया, तो अब इस क्रांतिकारी संगठन के कुछ उद्देश्य, कुछ प्रचार प्रसार और रूल रेगुलेशन, सारी चीज़ें अब इन्होंने नए तरीके से इन्होंने बनाई। तो भवानी मंदिर जो था, एक बुक थी जो बरिंद्र कुमार घोष की थी। उसके अंदर की खासियत ये थी दोस्तों कि भवानी मंदिर जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी बरिंद्र कुमार घोष ने, ये अरविंद घोष के भाई थे बरिंद्र कुमार घोष, तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। हालांकि कई सारे बुक्स के अंदर ये अरविंद घोष की पुस्तक बताई जाती है, हालांकि ये अरविंद घोष की पुस्तक नहीं है, ये बरिंद्र कुमार घोष की पुस्तक है। हालांकि ये एग्जाम के अंदर भी पूछा था अभी, आई थिंक ये झारखंड या बिहार वाले किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। तो भवानी मंदिर जो पुस्तक थी ये बरिंद्र कुमार घोष की थी। और इस पुस्तक के बारे में बताया जाता है कि जो भी सदस्य, जो भी क्रांतिकारी सदस्य, जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ लेता था, वो क्रांतिकारी गतिविधि या क्रांतिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता था। तो इस तरह के विचार इस पुस्तक के अंदर बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा दिए गए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पत्रिका थी युगांतर, दूसरा था वर्तमान रणनीति। ऐसे क्रांतिकारी पुस्तकों की रचना इसके सदस्यों के द्वारा की गई थी। इसके बाद दोस्तों 1907 में बरिंद्र घोष के द्वारा मनिकतला नामक एक पार्टी बनाई। अब ये मनिकतला नामक जो पार्टी बनाई गई है, ये हमको जो अलीपुर का जो षड्यंत्र होगा
उसके अंदर देखने को मिलेगी ये मनिकतला पार्टी वाला, जो वहाँ पे धावा बोला जाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा और कई सारे लोगों को पकड़ लिया जाएगा, वो हम मनिकतला पार्टी नामक एक दूसरा जो अलीपुर षड्यंत्र होगा उसमें हम देखेंगे। तो बरिंद्र कुमार घोष के साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई है, एक तो ये अनुशीलन समिति के साथ जुड़ के अनुशीलन समिति का पुनर्गठन करते हैं, दूसरा ये मनिकतला नामक एक अलग पार्टी बनाते हैं। तीसरा फैक्ट इनका ये है कि इन्होंने एक भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस संस्था का जो अध्यक्ष होते हैं प्रमथ मित्रा और उपाध्यक्ष चित्रंजन दास और अरविंद घोष, तो ये तीनों इस संस्था के प्रमुख माने जाते थे। तो इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए अनुशीलन समिति का अध्यक्ष कौन था, तो अनुशीलन समिति का जो अध्यक्ष थे वो प्रमथ मित्रा यानी कि प्रथमनाथ मित्रा और उपाध्यक्ष जो थे चित्रंजन दास और अरविंद घोष थे। और संस्था का जो कोष अध्यक्ष था यानी कि जो फंडिंग वगैरह जो होती थी उसका अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ ठाकुर को बनाया गया था। तो सुरेंद्र नाथ ठाकुर यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया था। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सिस्टर निवेदिता जो थी इसकी एकमात्र महिला सदस्य थी। सिस्टर निवेदिता के बारे में आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये यूजीसी नेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, तो ये आपको याद रखना है। सिस्टर निवेदिता जो थी ये एकमात्र महिला सदस्य थी अनुशीलन समिति की। अब ये सारी चीज़ें तो आपकी हो गई है क्लियर। अब इसका उद्देश्य क्या था ये हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो इसका उद्देश्य ये था कि नव युवकों को एकत्र करना यानी कि एक यूनिटी बनाना, सभी जो भी नव युवक थे उन सभी को इकट्ठा करना और एक संगठन बनाना। इसके बाद मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना। अब जितने भी जो भी युवक इन्होंने इकट्ठा किए हैं, जिनका ग्रुप बनाया, जिनको संगठित किए, उनको मानसिक रूप से भी यानी कि उनका जो विचार है वो भी क्रांतिकारी बनाना है और शारीरिक रूप से यानी कि व्यायाम करवाना, शक्तिशाली बनाना, कसरत करवाना, जिम करवाना, ये सारी चीज़ों के द्वारा उनको शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली बनाना है। इसके बाद दोस्तों बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और दुष्ट अंग्रेज अधिकारियों का वध करना, तो ये चीज़ें इनके अंदर शामिल थी। इसके अलावा दोस्तों इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो खून के बदले खून था, यानी कि अगर कोई अंग्रेजों के द्वारा अपने भारतीय सदस्य का या भारतीय साथी का किसी का अगर खून हुआ है तो उसका बदला भी खून से लेना है, ये अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि किस संस्था का उद्देश्य खून के बदले खून था, तो अनुशीलन समिति का उद्देश्य खून के बदले खून था। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये बरिंद्र कुमार घोष का फोटो लगा हुआ है, जिन्होंने इस संगठन को पुनर्गठन किया था। इसके बाद दोस्तों 6 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जाता है। अब पूरी अनुशीलन समिति बन गई है, उसका अध्यक्ष बना दिया, कोष अध्यक्ष बना दिया, इसके उद्देश्य को बना दिया। अब इसके बाद कौन से कार्यक्रम यानी कि कौन से रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, अब इनका क्या कार्यकलाप था ये हम समझ लेते हैं। इसके माध्यम से शिक्षित वर्ग में ब्रिटिश राज्य के प्रति घृणा की भावना विकसित करना, यानी कि जो शिक्षित लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उनके दिल में अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत फैलाना, नफ़रत भरना और जो अत्याचार अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे थे उन सभी चीज़ों को इनसे अवगत करवाना, जिससे अंग्रेज़ों के खिलाफ इनके दिल के अंदर नफ़रत पैदा हो। तो सबसे पहला उद्देश्य ये था। इसके बाद दूसरा, देश के लोगों में मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत करना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दोस्तों जिस समय ये सारी चीज़ें घटनाक्रम घट रही थी उस समय भारत के लोगों को अपने देश के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा प्रेम, ज़्यादा भावनाएं विकसित नहीं थी। तो अनुशीलन समिति का जो कार्यक्रम था, अनुशीलन समिति का जो उद्देश्य था, उसके द्वारा देश के लोगों के दिलों के अंदर मातृभूमि के प्रति भावना प्रेम जागृत करना। इसके बाद जुलूस, हड़ताल आदि करके दुश्मन को व्यस्त रखना, यानी कि जुलूस निकालना, हड़तालें करना, विद्रोह करना, इन सारी चीज़ों की वजह से दुश्मन यानी कि अंग्रेज़ों को बिजी रखना, उसमें उलझा के रखना। इसके बाद सैनिक शिक्षा और व्यायाम के लिए युवकों को भर्ती करना। तो ये तो हमने बता ही दिया, क्योंकि जो अनुशीलन समिति थी ये शुरू में व्यायाम मंडल के रूप में बनी थी। तो व्यायाम मंडल के अंदर यही कार्य करवाया जाता था कि लोगों को सैनिक शिक्षा और व्यायाम देना, यानी कि प्रशिक्षण देना, शस्त्र चलाने की शिक्षा देना और शारीरिक रूप से उनको शक्तिशाली बनाना। हथियारों को प्राप्त करना, यह भी इनका एक 6 सूत्री कार्यक्रम था।
इसके अलावा दोस्तों चंदे और डकैती के जरिए पैसा इकट्ठा करना, तो या तो चंदा लेना यानी कि फंडिंग करवाना लोगों से, या फिर अंग्रेजों के खजानों को लूटना, तो ये दोनों चीज़ें इनके द्वारा की जाती थी। और हथियार प्राप्त करने के लिए भी लूट की जाती थी। ये हम जो मुजफ्फरपुर का जो षड्यंत्र था उसके अंदर देखने को मिलेगा, तो उनके द्वारा हथियारों को लूटा गया था मनिकतला के अंदर। तो ये सारे 6 सूत्री कार्यक्रम अनुशीलन समिति के थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद एक बार और समझ लेते हैं हम पूरी समिति को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलकत्ता अनुशीलन समिति की। तो ये बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी और इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को हुई थी। इसके संस्थापक जो सदस्य थे वो प्रमथ मित्रा, पुलिनदास और सतीन्द्र चंद्र बसु, ये तीनों इसके सदस्य थे, यानी कि संस्थापक सदस्य। और इसकी शुरुआत एक व्यायामशाला के रूप में हुई थी, मगर बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में इसको रिफॉर्म करके इसको क्रांतिकारी संगठन के रूप में बदल दिया। और बरिंद्र कुमार घोष ने एक पुस्तक लिखी थी भवानी मंदिर, जिसको पढ़ने के बाद हर इंसान क्रांतिकारी बन जाता था। युगांतर, वर्तमान रणनीति जैसी क्रांतिकारी पुस्तकों की रचना अनुशीलन समिति के द्वारा निकाली गई। और 1907 में बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा मनिकतला नामक एक पार्टी बनाई गई, ये हमने देख ही लिया है। और इस संस्था का जो अध्यक्ष थे वो प्रमथ मित्रा और उपाध्यक्ष चितरंजन दास थे। और इस संस्था का जो बजट था कोष अध्यक्ष वो सुरेंद्र नाथ ठाकुर थे। सिस्टर निवेदिता एक मात्र महिला सदस्य थी अनुशीलन समिति की, ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य नवयुवकों को एकत्र करना, मानसिक शारीरिक रूप से इनको शक्तिशाली बनाना और बम बनाने का प्रशिक्षण देना और दुष्ट अंग्रेजों का वध करना। और खून के बदले खून इनका जो है उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य इनका खून के बदले खून था। इनका 6 सूत्री कार्यक्रम हमने देखा था कि इसके अंदर जो एजुकेटेड लोग थे उनको अंग्रेजों के खिलाफ भड़काना और अंग्रेजों से नफरत करना उनके दिलों के अंदर, देश के लोगों को मातृभूमि के प्रेम जगाना, जल से जुलूस के अंदर व्यस्त रखना अंग्रेजों को, और सैनिक शिक्षा और व्यायाम के द्वारा युवकों को भर्ती करना, और हथियार प्राप्त करना, और चंदे और डकैती के जरिए पैसा इकट्ठा करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी व्यायाम जो अनुशीलन समिति थी उसके 6 सूत्री कार्यक्रम के अंदर हमने देख लिया है। अब इसके बाद दूसरी समिति का गठन होगा दोस्तों। अब एक समिति थी उससे काम नहीं चल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि अब दूसरी समिति का गठन कर देना चाहिए। तो उन्होंने दूसरी समिति का गठन कहाँ किया? पहली समिति का गठन किया था कलकत्ता के अंदर। दूसरी समिति का गठन किया इन्होंने 1905 के अंदर ढाका के अंदर। ढाका जो वर्तमान के अंदर आपको बांग्लादेश के राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पर इन्होंने दूसरी अनुशीलन समिति का गठन किया। और इसके संस्थापक भी वही थे, प्रमथ मित्रा और पुलिन बिहारी दास। और ढाका पर उनकी 500 से अधिक शाखाएं थी दोस्तों। जो ढाका वाले क्षेत्र में इन्होंने अपनी संस्था बनाई थी वहाँ के आसपास में 500 से अधिक शाखाएं थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया जाता है? जब मुजफ्फरपुर का जो षड्यंत्र होता है, अलीपुर का जो षड्यंत्र होता है, उसके बाद इस संस्था को 11 दिसंबर 1908 को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया जाता है। ये हम देखेंगे आगे। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद दोस्तों हम अनुशीलन समिति के बारे में तो सारा कुछ पढ़ लिया है। अब अनुशीलन समिति और बाकी की जो समितियां थी इनके द्वारा बंगाल के अंदर क्या क्या घटनाक्रम घटा है, क्या क्या क्रांतिकारी गतिविधियों को इन्होंने अंजाम दिया है, इनको और समझ लेते हैं। अब युगांतर समिति को देख लेते हैं। एक अलग समिति बनी थी युगांतर समिति, इसकी स्थापना बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी। ये बरिंद्र कुमार घोष का फोटो लगा हुआ है, देख सकते हो आप। और इसके सक्रिय सदस्य थे दोस्तों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो ये युगांतर समिति से जुड़े हुए थे। ये किंग्स फोर्ट की हत्या का जो ये प्रयास करेंगे उनको बारे में हम समझेंगे, किस तरीके से ये मुजफ्फरपुर के अंदर बग्गे के ऊपर बम फेंकते हैं। और जो प्रफुल्ल चाकी है ये अपने आप को सरेंडर तो नहीं करवाते और गोली मारकर ये अपनी आत्महत्या कर लेते। और उसके बाद खुदीराम बोस को, जो सबसे युवा रहते हैं खुदीराम बोस, उनको फांसी की सज़ा दी जाती है और उनको भारत के अंदर सबसे युवा फांसी पे चढ़ने वाले खुदीराम बोस माने जाते हैं। और इसकी पत्रिका जो युगांतर समिति थी, इसकी पत्रिका युगांतरी थी। बरिंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में बंगाल में सर्वत्र क्रांति का बिल्कुल बजा दिया। यानी कि जब इस संस्था की स्थापना हुई तो इस संस्था की स्थापना के साथ ही बंगाल के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगा। तो ये चीज़ें हम समझ लिए दोस्तों। अब इसके बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड किस तरीके से इसका अंजाम दिया जाता है। मुजफ्फरपुर बम कांड को थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले हम, होता क्या है दोस्तों, कलकत्ता का एक मजिस्ट्रेट होता है
किंग्सफोर्ड नाम रहता है उसका, शॉर्ट नेम DH किंग्सफोर्ड। तो वह कलकत्ता का क्रूर मजिस्ट्रेट होता है। तो ये जो क्या करता है, जितने भी जो भी क्रांतिकारी सदस्य होते हैं उन सभी क्रांतिकारी सदस्यों को काफ़ी ज़्यादा ये परेशान करता है। तो जब तक ये कलकत्ता के अंदर रहता है तब तक तो इसका कुछ होता नहीं है, मगर होता क्या है, इसका प्रमोशन होने के बाद इसको पोस्ट कहाँ पे कर देते हैं, पोस्टेड कहाँ पे किया जाता है, इसको मुजफ्फरपुर में इसको पोस्टिंग होती है। तो दोस्तों जो क्रांतिकारी सदस्य होते हैं, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, बरिंद्र कुमार घोष, अनुशीलन समिति वगैरह वगैरह, ये सारी समिति के लोग बैठकर अब मीटिंग करते हैं कि जैसे ये किंग्स फोर्ट हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में आएगा तो इसकी फाइल साफ करना है, यानी कि इसको बम से उड़ाना है। इस तरीके से पूरे क्रांतिकारी सदस्यों के द्वारा मीटिंग की जाती है। अभी इस क्रांतिकारी सदस्यों के द्वारा जब मीटिंग की जाती है तो इसके लिए नामों को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देगा। तो इस पूरे मीटिंग होती है, तो इस पूरी मीटिंग में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन दोनों का नाम सिलेक्ट किया जाता है कि इन दोनों के द्वारा जब ये किंग्स फोर्ट मुजफ्फरपुर में बग्गी से में बैठकर ये मुजफ्फरपुर में आएगा तब इसकी बग्गी के ऊपर बम फेंकना है तुम लोगों को, और बग्गी में बम फेंक कर इसको उड़ा देना है बम से। तो इस तरीके से पूरा प्लान हो जाता है। मगर होता क्या है दोस्तों, जब ये मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट बग्गी में बैठकर आता है तो उस बग्गी के अंदर और भी लोग रहते हैं साथ में। एक तो मिस्टर कनेडी के जो फैमिली वाले रहते हैं, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री वो भी रहती है। और मुजफ्फरपुर के अंदर जब ये बग्गी आती है तो उसके अंदर कनेडी की पत्नी और कनेडी की पुत्री और इसके अलावा जो किंग्स फोर्ट है वो भी रहता है। तो ये सारे लोग उसी बग्गी के अंदर शामिल रहते हैं। मगर ये जो कनेडी है दोस्तों, ये कनेडी उस टाइप का अंग्रेज अधिकारी नहीं था। इसकी जो भावनाएं जुड़ी हुई थी भारतीयों के साथ जुड़ी हुई थी, यानी कि भारतीयों के साथ ये सहानुभूति रखने वाला था। तो उसके बीवी बच्चे भी इसके अंदर बैठे हुए थे। तो जब ये बग्गी मुजफ्फरपुर में आती है तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं, इस बग्गी के ऊपर एक बम फेंक देते हैं। तो जब इस बम के ऊपर मतलब भारत के अंदर बम के द्वारा किसी को उड़ाए जाने का प्रथम प्रयास था ये। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा इस बग्गी के ऊपर बम फेंक दिया जाता है। तो जब इस बग्गी के ऊपर बम फेंका जाता है दोस्तों, तो जो किंग्स फोर्ट होता है वो तो इसमें बच जाता है, मगर जो कनेडी जो भारत के प्रति सहानुभूति रखता था, उसकी बीवी और उसकी बच्चे की यानी कि उसकी पुत्री की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो ये जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बम फेंक कर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों ये भाग जाते हैं। तो भागते समय ही एक रेलवे स्टेशन होता है दोस्तों, वेनी रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पे जाकर खुदीराम बोस तो अलग भागते हैं और प्रफुल्ल चाकी अलग भागते हैं। तो खुदीराम बोस तो निकल जाते हैं, वो तो नहीं पकड़ाते हैं, मगर प्रफुल्ल चाकी जो रेलवे स्टेशन होता है वेनी रेलवे स्टेशन, वहाँ पे प्रफुल्ल चाकी को पकड़ लिया जाता है। तो जब वो पकड़ाते हैं तो यानी कि पूरे आसपास से पुलिस के द्वारा जब उनको घेर लिया जाता है, अंग्रेजों जो ब्रिटिश सेना होती है, तो उसी समय प्रफुल्ल चाकी अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लेते हैं। तो इस तरीके से प्रफुल्ल चाकी की तो आत्महत्या हो जाती है। और फिर बाद में खुदीराम बोस को पकड़कर लाकर और उनको 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में उनको मुजफ्फरपुर जेल के अंदर ही उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो इस तरीके से पूरा घटनाक्रम मुजफ्फरपुर बम कांड के अंदर घटता है। तो ये हम थोड़ा फैक्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो DH किंग्सफोर्ड जो कलकत्ता का क्रूर मजिस्ट्रेट था, अब इसकी पोस्टिंग होती है, प्रमोशन होकर ये मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा जाता है। तो युगांतर समिति के जो सदस्य होते हैं वो एक बैठक करते हैं और किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय करते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का चयन इस कार्य के लिए किया जाता है। 30 अप्रैल 1908 को, दोस्तों ये डेट आपको याद रखना है, 30 अप्रैल 1908 को दोनों ने मिलकर किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका, जिसमें किंग्सफोर्ड तो बच गया, मगर इस बम कांड में राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कनेडी की पत्नी और पुत्री मारी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो किंग्सफोर्ड होता है वो तो बच जाता है, मगर कनेडी की पुत्री और पत्नी इस घटनाक्रम में मारी जाती है। ये आपको याद रखना है। अभी बम कांड के बाद होता क्या है दोस्तों, बम कांड से प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली। प्रफुल्ल चाकी ने तो अपने आप को गोली मार ली और खुदीराम बोस जो है इस रेलवे स्टेशन के ऊपर ही पकड़ाए जाते हैं। यानी कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद यहाँ पे इन्होंने बग्गी के ऊपर बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद ये जब भाग के जाते हैं तो वेनी रेलवे स्टेशन के आसपास इन दोनों को घेर लिया जाता है। तो उसी समय खुदीराम बोस को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर प्रफुल्ल चाकी जो होते हैं अपने आप को गोली मार लेते हैं। उसके बाद इनको 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी जाती है। ये सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यह फोटो में आप देख सकते हो, ये खुदीराम बोस का फोटो है और ये प्रफुल्ल चाकी का फोटो है।
ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये गोली लगी हुई थी, उस टाइम का फ़ोटो है ये। और ये खुदीराम बोस का जो फांसी की सज़ा के समय का ये फ़ोटो लगाया गया है। इसके अलावा बंगाल के अंदर जो विभिन्न समितियां हैं उनकी भी स्थापना होती है, उनको भी हम समझ लेते हैं। विपिन बिहारी गांगुली के द्वारा आत्म उन्नति समिति की स्थापना की जाती है। इसके बाद मायमन सिंह के द्वारा सुहृदय समिति और साधना समिति की स्थापना की जाती है। और बारी साल के द्वारा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की जाती है। तो इन समितियों को भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब इसके बाद हम थोड़ा सा अलीपुर षड्यंत्र केस को समझ लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस के अंदर क्या क्या घटनाक्रम घटती है उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपका मुजफ्फरपुर बम कांड होता है, यानी कि 30 अप्रैल 1908 को जब ये घटना को अंजाम दिया जाता है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा, उसके साथ ही जो अंग्रेज़ अधिकारी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों को लगाम लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए, तलाशी लेने के लिए। जगह जगह पे अवैध तलाशी, मतलब तलाशी ली जा रही थी। उसी के क्रम में होता क्या है दोस्तों, एक जगह होती है मणिकतला उद्यान और कलकत्ता, यहाँ पे 2 जगह पे छापेमारी की जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा। जब यहाँ पे छापेमारी की जाती है तो अवैध हथियारों की यहाँ पे वसूली की जाती है और कुल मिला के यहाँ पे 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन 34 व्यक्तियों के अंदर आपको 2 घोष बंधु भी देखने को मिलेंगे। 2 घोष बंधु कौन कौन थे? एक तो आपके बरिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष। तो अरविंद घोष और बरिंद्र कुमार घोष ये दोनों भाई थे। तो इन दोनों को भी मतलब इन 34 व्यक्तियों में शामिल करके इनको पकड़ लिया जाता है। अब इनको पकड़कर दोस्तों अलीपुर के अंदर इनके ऊपर एक मुकदमा चलाया जाता है। तो जब इनके ऊपर अलीपुर के अंदर मुकदमा चलाया जाता है तो इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम को अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। तो जब इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे एक सुरेंद्र साई नाम का व्यक्ति होता है, वो इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे षड्यंत्र का वो सरकारी गवाह बन जाता है। तो जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र के अंदर पढ़ा था दोस्तों, द्रविड़ बंधुओं के द्वारा जब वहाँ पे द्रविड़ बंधुओं के द्वारा जब चापेकरो बंधुओं को पकड़ाया जाता है तो उनकी हत्या व्यायाम मंडल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा कर दी जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जब ये सुरेंद्र साई इनके अंग्रेज़ों की सहायता के लिए अंग्रेज़ों का सरकारी गवाह बन जाता है तो इसकी हत्या 2 लोग मिलकर कर देते हैं। तो सत्येंद्र नाथ बोस और कान्हालाल दत्त, इन दोनों के द्वारा उस सुरेंद्र साई की हत्या कर दी जाती है। नागेंद्र गोसाई की, सुरेंद्र साई नहीं, सॉरी, नागेंद्र गोसाई नाम का एक व्यक्ति होता है जो सरकारी गवाह बन जाता है इस पूरे घटनाक्रम का। तो उसकी हत्या सत्येंद्र नाथ बोस और कान्हालाल दत्त के द्वारा कर दी जाती है। फिर जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो इसके बाद दोस्तों इन लोगों को भी 31 अगस्त 1908 को जब इनके द्वारा हत्या कर दी जाती है तो इनको भी फिर फांसी की सज़ा दे दी जाती है। फिर उनके ऊपर केस चलाया जाता है। तो इस केस चलाने में बरिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष और कुल मिला के सारे व्यक्तियों के ऊपर केस चलाया जाता है। तो इसमें एक नए आदमी की एंट्री होती है चितरंजन दास की। तो चितरंजन दास जो अपने अत्यक प्रयास से सभी लोगों का केस लड़ते हैं। इस पूरे केस में वो अरविंद घोष को तो बचा लेते हैं, बाकी सदस्यों को वो नहीं बचा पाते। बाकी सदस्यों को सभी को काला पानी की सज़ा हो जाती है और अरविंद घोष को बचा लिया जाता है। अरविंद घोष बचकर फिर वो पांडिचेरी चले जाते हैं, वहीं पे वो अपना एक अरविंदो आश्रम बना लेते हैं। इसके अलावा एक और अन्य सदस्य होता है चारू चंद्र राय, उसको फ्रांसीसी बस्ती का नागरिक होने के कारण उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम इस कांड के अंदर घटता है। तो इसको हम थोड़ा फैक्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने मणिकतला उद्यान और कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के लिए अनेक स्थान पर छापे मारे। यह घटना भी 1908 की, यानी कि जब मुजफ्फरपुर बम कांड हो जाता है उसी के बाद यह घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है। तो इस छापेमारी में 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सभी अभियुक्त के ऊपर अलीपुर कारागार के अंदर रखा जाता है। तो अलीपुर के अंदर जब इनको रखा जाता है दोस्तों, इसी वजह से इस पूरे कांड को अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। इन व्यक्तियों में 2 प्रमुख व्यक्ति होते हैं, एक तो अरविंद घोष और बरिंद्र घोष, तो ये भी शामिल थे। और इस केस का जो सरकारी गवाह बना था दोस्तों, नरेंद्र गोसाई नामक व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है। तो जब ये सरकारी गवाह बन जाता है तो ये सारे लोग जब जेल के अंदर रहते हैं तो उसी समय सत्येंद्र नाथ बोस और कान्हालाल दत्त ने 30 अगस्त 1908 को इसकी हत्या कर दी। जब इसकी हत्या कर दी जाती है तो दोस्तों सत्येंद्र नाथ बोस और कान्हालाल दत्त की भी फांसी की सज़ा दे दी जाती है।
फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्रसिद्ध वकील आते हैं। उस टाइम के जो फायर ब्रांड जो वकील थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस वकील थे, चित्ररंजन दास, CR दास के नाम पे जाना जाता है दोस्तों इनको। तो वो आते हैं और वो अपने अथक प्रयास के साथ अरविंद घोष को बरी करवा लेते हैं। मतलब इस पूरे केस के अंदर से एकमात्र व्यक्ति होते हैं अरविंद घोष, उनको बचा लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस केस के अंदर एक चारूचंद्र राय नाम का भी व्यक्ति होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कालीपुर षड्यंत्र केस के अंदर किस व्यक्ति को फ्रांसीसी सरकार की बस्ती का नागरिक होने के कारण रिहा कर दिया जाता है। तो चारूचंद्र राय नाम का एक व्यक्ति होता है जो फ्रांसीसी बस्ती का नागरिक होता है, इस वजह से इसको छोड़ दिया जाता है। तो दो लोगों को छोड़ा जाता है, एक तो अरविंद घोष को और एक चारूचंद्र राय को। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो इस केस के बाद मतलब ये पूरा केस हो जाता है। तो इस केस के बाद तो ये जो अरविंद घोष है ये तो अपने पांडिचेरी चले जाते हैं और वहीं पे एक अरविंदो आश्रम खोल लेते हैं और वहीं पे अपना ध्यान मग्न करना वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। और ये जब पूरा घटनाक्रम हो जाता है तो उसके बाद 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति जो थी इसको गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। तो अनुशीलन समिति की हमने स्थापना पढ़ी थी 1902 में, फिर 1905 में ढाका के अंदर इसकी स्थापना होती है। फिर उसके बाद जब मुजफ्फरपुर का बम कांड हो जाता है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के साथ ही फिर षड्यंत्र ये जो अवैध हथियारों की तलाशी के लिए जगह जगह छापे डाले जाते हैं। तो वहीं पे छापे डालने के क्रम में ये पूरा घटनाक्रम घटता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप हुई हो या बोलने में कुछ गलत बोल दिया हो तो वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर ज़रूर बना रहे। आने वाला जो NT-UGC नेट का एग्ज़ाम है उसके लिए 30 से 40 प्रश्न गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपको इन सभी चैनल की प्लेलिस्ट की वीडियो से देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों के अंदर यहाँ की प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियो डले हुए हैं उन सभी वीडियो से देखने को मिल रहे हैं। तो बार बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तो इन वीडियो को देखकर आप ज़रूर जाएँ। आपका अगर नोट्स नहीं है तो इन वीडियो के नोट्स बनाकर आप कंप्लीट रखें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वीडियो डले हैं वो सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन वीडियो से सभी एग्ज़ामों के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।